सो हेलो एवरीवन, मैं हर्ष कुमार साहू आप सभी लोगों का मेरे चैनल पढ़ो दिल से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बीएससी सेकेंड ईयर पेपर 2 का यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है ना। मैं आप लोग को लगातार सीरीज़ प्रोवाइड कर रहा हूं अपने नोट्स के थ्रू। ठीक है ना। अपना नोट्स आप लोग के बीच ला रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग उसे कॉपी में लिखें और अपने जो है समझ को बढ़ाएं। ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहिएगा, है ना। तो आप लोग जो भी बात रहता है उसको कमेंट में भी बताइएगा, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एक समान तनी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग के हेतु व्यंजक को देखने वाले। ठीक है ना। तो एक समान तनी डोरी में जो अनुप्रस्थ तरंग के लिए जो है इसको कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है कि जो हम लोग जो अनुप्रस्थ तरंग ले रहे हैं वो यूनिफॉर्म डेंसिटी का होना चाहिए, मतलब उसका जो घनत्व है वो एक समान होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद जो हम लोग जो है अनुप्रस्थ तरंग ले रहे हैं वो एकदम फ्लेक्सिबल और जो है इलास्टिसिटी वाला होना चाहिए, मतलब एकदम मुलायम रहना चाहिए। कहने का मतलब कि वो लचीला होना चाहिए। ठीक है ना। और थर्ड होता है कि उसका लेंथ नॉट चेंज इन द टाइम ऑफ वाइब्रेशन, मतलब जो है कंपन के समय जो है उसकी लंबाई में परिवर्तन नहीं होना चाहिए समय के सापेक्ष। ठीक है ना। तो ये इन सभी प्रॉपर्टीज़ को अगर फॉलो करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग की जो है प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ने एक समान टनी डोरी में जो है व्यंजक ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है एक डायग्राम की कल्पना करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर डायग्राम हम लोग ने 2D में माना है। ठीक है। वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में माना है। ठीक है ना। यहाँ पर जो है हम लोग ने ए और बी में जो है डोरी को हम लोग ने फिक्स रख दिया। ठीक है। यहाँ पास से भी उसको हम लोग ने फिक्स रखा है क्यू के द्वारा। ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग को थोड़ा सा थ्योरी लिखना पड़ता है एग्ज़ाम में। ठीक है ना। अगर आप लोग एग्ज़ाम में इस नोट्स को कम्प्लीटली लिख के आते हैं, समझ के आते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग को पूरे नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग सभी, मैं आप लोग को अच्छे से प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि इसको आप लोग नोट करें और अच्छे से समझें। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। माना एल लंबाई का एक आदर्श डोरी को टी तनाव बल द्वारा ए व क्यू के बीच जो है कसा गया। ए और क्यू के बीच कसा गया, लेकिन यहाँ पर जो है बी के द्वारा जिसको सहारा प्रदान किया गया है, यानी बेस दिया गया है। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि डोरी पर जो है तनाव बल इतना अधिक है, यहाँ पर से इसको तनाव करके ऊपर खींचा जा रहा है। ठीक है ना। तनाव बल इतना अधिक है कि इस पर जो है गुरुत्वीय बल का जो है प्रभाव हम लोग नगण्य मानते हैं। ठीक है। यहाँ पर गुरुत्वीय बल तो नीचे आना चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग नगण्य मानते हैं। ठीक है ना। माना डोरी का विस्तार जो है एक्स अक्ष के अनुदिश होता है, मतलब यहाँ पर डोरी का विस्तार जो है देख रहे हैं हम लोग एक्स अक्ष की तरफ हो रहा है। ठीक है ना। यदि डोरी को जो है वाई अक्ष की ओर थोड़ा सा खींचा जाता है, वाई अक्ष की ओर थोड़ा सा खींच कर उसको ऊपर किया जाता है। ठीक है ना। तो यह अपने लंबवत दिशा में जो है कंपन करने लगती है। जैसे हम लोग वाई के डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं तो ये जो है कंपन करने लगती है, वाइब्रेशन करने लगती है। ठीक है ना। तो माना मूल बिंदु ओ के एक्स दूरी पर जो है एक अल्पांश पी क्यू है। यहाँ पर जो है हम लोग अल्पांश जो है पी क्यू लेते हैं, जिसका अल्पांश क्या है डी एक्स हो जाता है। ठीक है ना। तो डी एक्स अल्पांश हो जाता है। ठीक है। अल्पांश पी डेश क्यू जो है विस्थापित वाला है। ठीक है ना। यहाँ पर जो है पी डेश क्यू जो है वो विस्थापित हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है। अब हम लोग को जो है परिणामी तनाव निकालना है ना। तो परिणामी तनाव एक्स डायरेक्शन में पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग वाई डायरेक्शन में निकालते हैं। ठीक है ना। तो एक्स दिशा में परिणामी तनाव, मतलब समीशन ऑफ टोटल ले रहे हैं ना, समीशन टी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी कॉस फाइव माइनस डी फाइव, मतलब जो इतना विस्थापित हो रहा है, ठीक है ना, फाइव माइनस डी फाइव हो जाएगा। ठीक है ना। इतने में से माइनस करते हैं हम लोग। ठीक है ना। और हम लोग एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, मतलब इसको क्या लेते हैं हम लोग, कॉस लेते हैं बेसिकली। ठीक है ना। तो यहाँ पर टी कॉस फाइव माइनस डी फाइव माइनस टी कॉस फाइव हो जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में हम लोग का परिणामी तनाव हो जाएगा समीशन टी वाई इज इक्वल टू, अब हम लोग जो है लंबाई के लंबवत ले रहे हैं, मतलब जैसे हम लोग लंबवत डायरेक्शन में चलते हैं तो हम लोग जो है उसको क्या मानते हैं, हम लोग साइन थीटा मानते हैं। ठीक है ना। तो साइन फाइव हो जाएगा। ठीक है। टी वाई इज इक्वल टू टी साइन फाइव माइनस टी साइन डी फाइव माइनस डी फाइव हो जाएगा। ठीक है। हम लोग जो है इतने को फाइव माने और इतनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन फाइव माइनस फाइव हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको नोट भी कर दिया। ठीक है। आप लोग डायग्राम को अपने कॉपी में लिखेंगे तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना।
अब हम लोग को जो है यहाँ पर थोड़ा सा सपोज मान के चलते हैं कि थीटा फाई माइनस डी फाई और जो फाई की वैल्यू है वो नगण्य है, ठीक है ना। तो नगण्य है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस फाई माइनस डी फाई को हम लोग सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, कॉस फाई लिख सकते हैं। और जो साइन फाई माइनस डी फाई इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई माइनस डी फाई लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है हम लोग को साइन फाई दिख रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई के इक्वल मान सकते हैं। और फाई को नियरली इक्वल मानते हैं हम लोग, टेन फाई के इक्वल मानते हैं, तो इसका मान जो है टेन फाई आ जाएगा, ठीक है ना। कई लोग यहाँ पर साइन अपॉन कॉस करके इसको डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग जो है फाई की नियरली वैल्यू क्या मान सकते हैं, टी मान सकते हैं। इसको आप लोग को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 1 को सपोज करते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर जो है 1 से यहाँ पास से हम लोग 1 माने, ठीक है, इन दोनों को। तो आप लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे तो समीशन ऑफ टी एक्स, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर इसको 2 बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको। तो इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं तो टी एक्स इज इक्वल टू टी कॉस फाई, इसको मतलब इक्वल कर दिया, ठीक है, फाई के इक्वल आ जाएगा। और ये तो एज इट इज़ वही रहेगा, ठीक है ना। तो एज इट इज़ इसको वही रख देते हैं। अब इसको यहाँ पर जैसे सॉल्व करते हैं तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है और समीशन ऑफ टी एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 प्राप्त होती है, ठीक है ना। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जो है समीशन ऑफ टी वाई निकालते हैं। तो टी वाई को हम लोग यहाँ पर साइन फाई को क्या लिख सकते हैं, हम लोग फाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी फाई हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई माइनस डी फाई लिख सकते हैं यहाँ पास से परिभाषा के द्वारा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा टी फाई माइनस डी फाई हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू जो है यहाँ पास जो है कैंसिल हो जाती है और हमको जो है समीशन टी वाई की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, टी डी फाई हम लोग को जो है प्राप्त होती है। इस वैल्यू को आप लोग को याद रखना है क्योंकि आगे यूज़ होने वाला है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग ने जो है फाई की वैल्यू कितना माना था, 10 माना था, ठीक है। तो हम लोग ने पिछले इक्वेशन में जो है फाई की वैल्यू को हम लोग 10 रख देंगे, 10 फाई, ठीक है ना। तो समीशन ऑफ टी वाई की जो है वैल्यू यहाँ पर जो है फाई की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो है 10 फाई की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो टी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं और 10 फाई को 10 फाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली हम लोग को थोड़ा थोड़ा प्रोसेस याद करते हुए चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पास हो जाएगा टी का टी हो जाएगा, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पास 10 की वैल्यू कितना रखें हम लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स रखें, ठीक है। तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पास हम लोग ने डी एक्स पहले से माना हुआ था वही उसी को लिखे, ठीक है। यहाँ पास इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, समीशन टी वाई इज इक्वल टू टी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू डी एक्स हम लोग को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसको सिमिलरली हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को जो है थोड़ा सा द्रव्यमान की कल्पना करनी है। डी एक्स जो है उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एम डी एक्स लिख सकते हैं क्योंकि ये छोटा सा अल्पांश के लिए है ना, तो यहाँ पर डी एक्स लगा देते हैं। और सिमिलरली हम लोग त्वरण को लिखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि वाई को हम लोग ने विस्थापन माना है तो वेग त्वरण को क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग जो है त्वरण कहते हैं ना। तो यहाँ पर जो है वेग यानी विस्थापन में परिवर्तन यानी डबल होता है, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है ना। और सिमिलरली हम लोग न्यूटन के लॉ से हम लोग जो है फार्मूला पढ़े हैं कि एफ इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग पढ़े होंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम को हम लोग छोटे अल्पांश के लिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम डी एक्स लिख सकते हैं। और त्वरण की यहाँ पास से वैल्यू जो है इसको हम लोग यहाँ पास पुट अप कर सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यानी जमा के लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग को प्राप्त होता है एम डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर डी एक्स हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जो है अब हम लोग सॉल्व करते हैं। चूँकि दोनों में जो है वैल्यू समान है इसलिए हम लोग इसको आपस में जो है इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करने पर जो है हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, एम डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर डी एक्स हम लोग को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग इसको सिंपली इसको इक्वेट कर रहे हैं ना। तो हम लोग सिंपली इसको इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर रहे हैं तो हम लोग को ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन 3 इसको सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब इस जो हम लोग को इक्वेशन 3 हम लोग को मिला है उसकी तुलना यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर पक्षांतर किया तो हम लोग को डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर की जो है वैल्यू हम लोग को टी अपॉन एम डी टू वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम लोग को मिल जाती है, ठीक है। इसको हम लोग ने इक्वेशन नंबर 3 सपोज किया है। उसके बाद हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 3 को जो है अवकल समीकरण जो कि हम लोग पिछले क्लास में जो है 12th में पढ़े हैं, ठीक है ना। 12th में जो मैथ्स वाले स्टूडेंट रहते हैं वो तो पढ़ते ही हैं, ठीक है ना। तो इसकी तुलना हम लोग जो है इससे करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तुलना हम लोग करते हैं तो वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, टी अपॉन एम आ जाएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन एम हो जाएगा।
यहाँ पर हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने पर हम लोग को क्या वैल्यू प्राप्त होती है, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम लोग को प्राप्त होती है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको आगे और सॉल्व करना चाहे तो हम लोग को क्या वैल्यू प्राप्त हो जाती है, स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव निकालने के लिए हम लोग जो है टी की वैल्यू को mg मानते हैं, ठीक है। हम लोग जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपेयर करते हैं और जो m की वैल्यू उसको हम लोग रो यानी घनत्व के रूप में लिखते हैं डेंसिटी के फॉर्म में। यहाँ पर जो है पाई आर स्क्वायर जो है उसका जो है सर्कल का एरिया हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को जो दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट अप करते हैं तो हम लोग को इसको सॉल्व करने पर जो है क्या प्राप्त होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर रो हम लोग को जो है प्राप्त होता है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग को इसके थ्रू सॉल्व करना है, इतना इजीली मैंने आप लोग के बीच बताया, ठीक है ना, अपने नोट्स के द्वारा। और प्लीज़ इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना, आप और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मैं आप लोग के बीच कंटिन्यू वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज़ अपना जो है रिव्यू कमेंट बॉक्स में दीजिएगा थोड़ा सा, है ना, कि आप लोग को वीडियो कैसा लगता है और क्या कमी क्या वो हो रहा है, ठीक है ना। फिर उसको मैं आप लोग के बीच सुधार करके वापस ला सकूँ, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।